हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका, जिसमें से हमने बहुत सारे कार्यपत्रक हल करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। प्रवाह कार्यपुस्तिका ये कक्षा 6 और 7 के लिए कार्यपुस्तिका है। 6 और 7 की हिंदी की कार्यपुस्तिका में आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 46 से लेकर 50 तक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 46, जिसमें दक्षता दे रखी है व्यावहारिक व्याकरण की, इकाई काल को समझ पाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ वाक्य दे रखे हैं और यहाँ वर्तमान काल जैसे लिखा हुआ है, वह सिनेमा गया होगा। तो यहाँ अपने को सही काल गया होगा, यानी इन तीनों में से जो सामने दे रखे हैं इनमें से हमको सही काल पर निशान लगाना है, राइट का। ठीक है ना। तो यहाँ पर वह सिनेमा गया होगा यानी कि चला गया, तो भूतकाल आएगा और भूतकाल पे हम निशान लगा देंगे। तेज आंधी आई थी, यह भी भूतकाल में हो चुका कार्य। ठीक है। फिर पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, यानी कि अभी लिखा नहीं है, लिखेंगे, तो ये भविष्य का पता देता है, तो भविष्यत काल इसमें टिक कर देंगे। फिर है आरती पढ़ रही है, यानी कि इस समय पे पढ़ रही है, तो वर्तमान काल पर टिक करेंगे। अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे, ये भी अगले माह यानी कि अभी नहीं हो रहा है, भविष्य में होगा ये काम, तो ये भविष्य काल पे हम टिक कर देंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। जैसे कि उदाहरण दे रखा है, मैं इस घर में रहता था, ये था भूतकाल में, और हमको बनाना है वर्तमान काल में, मैं इस घर में रहता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क के आगे मोर नाच रहा है, यहाँ वर्तमान काल लिखा हुआ है, लेकिन नीचे दिया हुआ है भूतकाल में, इसको हमको लिखना है, तो हम क्या कर लेंगे, मोर नाच रहा था, यानी कि वो नाच रहा था। ठीक है। फिर है आपने आज क्या खाया, तो आपने आज क्या खाया, ये तो है भूतकाल, यानी खा लिया, जो खा चुके थे उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। तो अब इसको बदलना है हमको भविष्यत काल, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है भविष्यत काल, तो हम लिखेंगे आप आज क्या खाएंगे। ठीक है ना। फिर है वह कॉलेज में पढ़ती थी, यानी भूतकाल है, और हमें बनाना है वर्तमान काल में, वह कॉलेज में पढ़ती है। अगला है कल विद्यालय में छुट्टी है। ठीक है ना, तो ये भविष्यत काल हो गया, यानी आने वाले कल। ठीक है ना, और हमको बदलना है इसको भूतकाल में, तो कल विद्यालय में छुट्टी थी। फिर है कल हम दिल्ली जाएंगे, ये भविष्य काल में है, और हमें बदलना है वर्तमान काल में, आज हम दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम काल में इनको बदल सकते हैं। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 47, जिसमें दक्षता है होर्डिंग में दी गई सूचना को समझ पाने की। नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक पोस्टर है स्वच्छ भारत मिशन का। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन, कूड़ा डालें सिर्फ कूड़ेदान में, इस बात का रखें ध्यान। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें कुछ सही और गलत दिखा रखा है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ दोनों जगह राइट के निशान हैं। ठीक है ना, और यहाँ कचरे पात्र में कूड़ा डाल रहा है ये बच्चा। इसके बारे में पहला प्रश्न है, यह विज्ञापन जारी किया गया है, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है, हम यहाँ देख रहे हैं पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार, तो यहाँ पर हम इसको राइट कर देंगे, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। यह पोस्टर संदेश दे रहा है, किसका संदेश दे रहा है यहाँ, तो हमने यहाँ देखा कि यह स्वच्छ भारत यानी कि स्वच्छता का और कूड़ेदान के उपयोग का, यहाँ पर लिख रहा है कूड़ेदान का उपयोग का संदेश ये दे रहा है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन पढ़ेंगे, पढ़ने का नहीं दे रहा, खेती किसानी का नहीं दे रहा, कूड़ेदान का उपयोग का दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ हम राइट का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, पोस्टर में दिए गए चित्र के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, लिखिए। तो हमने यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, आप अपने अनुसार और बातें भी लिख सकते हैं जो आपको ध्यान आ जाए। तो हमने पहली बात लिखी है, हमें सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हमें कूड़ेदान में ही कचरा फेंकना चाहिए। ठीक है ना, तो हमने एक बात जो करनी नहीं करनी है और एक बात जो करनी चाहिए वो हमने दोनों लिख दी है।
फिर चौथा प्रश्न है, यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? सड़कों पर इधर उधर कचरा ही कचरा नजर आएगा, यानी कचरा इधर से उधर उड़ता रहेगा, हम वहाँ फेंकते रहेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, स्वच्छता से संबंधित कोई 2 स्लोगन आप भी लिखिए। तो हमने यहाँ लिखा है पहला स्लोगन, स्वच्छता की आदत अपनाएं, जीवन अपना स्वस्थ बनाएं, यानी कि स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। और दूसरा लिखा है, जो ना चाहो पड़ना बीमार, कचरा मत फेंको तुम बाहर, यानी कि अगर तुम बीमार नहीं पड़ना चाहते तो कचरे को कभी भी बाहर मत फेंको। अब है कार्यपत्रक नंबर 48, जिसमें दक्षता है संवेदनशील बिंदुओं पर अपनी बात लिख पाने की। तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पिंजरे में तोते बंद हमको दिखाई दे रहे हैं, तो हम यह लिखेंगे पिंजरे में तोते बंद हैं। चित्र नंबर 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं? तो पक्षी अपने आप को परतंत्र यानी कि बंद महसूस कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर है चित्र नंबर 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं? तो चित्र नंबर 2 में पक्षी आज़ाद होकर उड़ रहे हैं। यहाँ देखिए चित्र नंबर 2 में पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं? तो इसमें पक्षी स्वच्छंदता यानी स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं। ठीक है ना, और खुश हैं। आपको कौन से चित्र के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है? तो हमें चित्र 2 के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 49 यानी कि 49। दक्षता है गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये गद्यांश है, तो गद्यांश को पढ़ना है हमें पहले। एक सोना नाम की मछली तालाब में तैर रही थी। सोना सुनहरे रंग की थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह सबसे अलग थलग रहती थी, वह किसी से ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई, उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो वह बहुत उदास हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से वह सबके साथ मिलकर रहने लगी। तो बच्चों, इससे हमको शिक्षा मिल रही है सीधी सीधी, कि हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए और हमें हमारी होशियारी या सुंदरता पर या किसी भी बात पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, मछली को घमंड था। किस बात का घमंड था? सुंदरता का। तो यहाँ टिक कर देंगे। मछली पहले रहती थी किसमें? तालाब में। ठीक है। मछली कैसे रंग की थी? यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? सुनहरे रंग की थी। सुनहरा यानी कि सोने के जैसा। एक दिन वह की धारा में बह गई। किसके? गंदे पानी की धारा में बह गई। अब है प्रश्न नंबर 5, मछली उदास क्यों हो गई? तो उत्तर लिखा है मैंने, क्योंकि गंदे पानी की धारा में बहने के कारण उसका रंग जो सुनहरा रंग था फीका पड़ गया था। प्रश्न नंबर 6, यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते? तो बच्चों, हम सबके साथ मिलकर रहते, अपने सुनहरे होने का सुखद एहसास सभी के साथ में बांटते, यानी कि जो खुशी है उसको सबके साथ में बांटा जाता। प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। जैसे शब्द है घमंड, अर्थ है इसका गर्व। प्रशांत को अपने प्रथम आने पर घमंड था। फिर परछाई, परछाई का मतलब होता है छाया। गाय पेड़ की छाया में बैठी थी। फिर सुनहरा यानी कि सोने जैसा, उसकी गुड़िया के बाल सुनहरे थे। धारा यानी कि लहरें, लोग गर्म पानी की धारा में चावल पका रहे हैं। फिर उदास यानी कि दुखी, अपनी नई फ्रॉक फट जाने से पिंकी उदास हो गई। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इनको वाक्यों में भी प्रयोग कर दिया है। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 50, जिसमें दक्षता है गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है, राजा के घर भी है तो। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या, राजपुत्र तू ही कह तो। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। तो पहले ये कविता हमारी जब हम पढ़ते थे बच्चों, तो अब हमारे हिंदी की किताब में कविता थी, इसलिए मुझे ये आज भी याद है। तो
जो दीना का लाल, यानी दीना एक गरीब आदमी है, उसका लाल मिट्टी के खिलौने से खेल रहा था। लेकिन जब उसने राजकुमार को देखा कि सोने के खिलौने से खेल रहा है, तो वह जिद कर उठा और उसने अपने मिट्टी का खिलौना मिट्टी में फेंक दिया कि मुझे तो सोने का खिलौना चाहिए। तो उसकी गरीब माँ बहुत दुखी हो जाती है ना। तो प्रश्न नंबर 1 है, खिलौने के लिए मचल गया था। कौन मचल गया था? दीना का लाल। दीना उसके पिताजी का नाम था। प्रश्न नंबर 2, राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं था? तो राजा के घर में मिट्टी को खिलौना नहीं है। माँ दुखी क्यों उठी है? माँ राजकुमार के स्वर्ण खिलौने को देखकर दुखी हो गई, क्योंकि वह गरीबी के कारण अपने लाल को मिट्टी का खिलौना दिला सकती थी, सोने का खिलौना नहीं दिला सकती। फिर है प्रश्न नंबर 4, राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र के शब्द जोड़कर आप भी 3 शब्द और बनाइए, जैसे कि ब्राह्मण पुत्र, सुपुत्र और धनिक पुत्र। ठीक है, हम यहाँ सुपुत्र की जगह वणिक पुत्र भी लिख सकते हैं, आप वणिक पुत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 है, उपयुक्त गद्यांश में सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो ऊपर गद्यांश में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आए? मैं, वही, जिसको, वह, यह, मुझको, तू, इस, उसने। जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, और ये शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आए हैं। इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चे को वही सोने का खिलौना चाहिए था जिससे राजकुमार खेल रहा था, और उसकी गरीब माँ उसे लाकर नहीं दे रही थी। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7 है, आपने कभी किसी वस्तु के लिए जिद की है? तो उसके बारे में लिखिए। हाँ, हमने भी एक बार सुंदर पोशाक के लिए, यानी जो फ्रॉक थी उसके लिए जिद की थी, जो बहुत महंगी थी, और हमारी माँ ने उसे नहीं दिलवाया। ठीक है ना। तो बच्चे सभी जिद करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि हमारे माँ बाप इसे दिलवा सकते हैं, नहीं दिलवा सकते हैं। तो बच्चों, जिद करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो समझते नहीं हैं और जिद कर लेते हैं। और इसी के साथ में हमारे कार्यपत्रक नंबर 50 भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ इस वीडियो में हमने देखे हैं कार्यपत्रक नंबर 46 से लेकर के 50 तक। आगे की कार्यपत्रक भी हम देखते रहेंगे बच्चों। तो आगे की कार्यपत्रक देखने से पहले आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए इस वीडियो को देखने के बाद।